राधिका घर के सारे काम कर लेती थी, पर एक अचार ही था जो वो नहीं डाल पाती थी। इसी बात को लेकर हर साल अचार के मौसम में राधिका की जेठानी सुधा उसे ताने भी दे देती थी और बातें भी बनाती थी। इस साल भी आम का मौसम आया, घर में अचार डालने की बात हुई तो सुधा राधिका को ताने मारने से नहीं चूकी। घर के काम पड़े हैं और ऊपर से अचार डालने के लिए आम आए हुए हैं। एक तो इस घर में अचार की सारी तैयारी मुझे ही करनी पड़ती है। अभी घर के काम निपटा लो या फिर अचार बनाने की तैयारी करो। क्यों शोर मचा रही है सुधा? अगर इतनी ही परेशानी हो रही है तो राधिका को बुला ले, वो तेरी मदद कर देगी। क्या कहा? अचार बनाने में मेरी मदद कर देंगी? माँ जी, आप शायद भूल रही हो, राधिका को अचार बनाना नहीं आता। मैं तो उसको जब भी कहती हूँ कि अचार बना ले तो वो यही कहती है कि मेरे से अचार ही नहीं बनता और जो मर्जी काम करवा लो। अब ये भी कोई बात हुई? मैं तो सारे अचार बना लेती हूँ, फिर राधिका क्यों नहीं बनाना सीखती? आप तो उसे सिर पर चढ़ाकर बैठी हो। एक बार भी आपने कभी उसे कहा कि राधिका अचार बनाना सीख ले, अचार बना ले? हमेशा मैं ही अचार बनाती रहती हूँ, जैसे इस घर में अचार बनाने का ठेका मैंने ही लिया हुआ है। सुधा बुड़बुड़ करते हुए अचार के आम बोरी में से निकाल रही थी। उसकी बातें रुकी नहीं रही थी, इसलिए उसकी सास को भी गुस्सा आ गया और उसने राधिका को आवाज लगाई। राधिका बहू, सारा दिन कमरे में ही रहने का इरादा है या बाहर आकर देखना है कि क्या हो रहा है? कमरे में नहीं थी माँ जी, रसोई की अलमारियाँ साफ कर रही थी, बहुत समय से हुई नहीं थी। तुम्हें पता है अचार बनाने के लिए आम आए हुए हैं। तुमने एक बार भी सुधा से कहा कि मैं मदद कर देती हूँ। वो अकेली 20 किलो अचार कैसे बनाएगी, सोचा है? माँ जी, मुझे अचार बनाना नहीं आता। मैं जब भी अचार बनाती हूँ मेरे हाथों का अचार खराब हो जाता है। इसी वजह से मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अचार बनाऊँ और खराब ना हो जाए। देखा माँ जी, बहाना कर दिया ना अचार बनाने के काम से बचने के लिए, क्योंकि राधिका अच्छे से जानती है कि अचार बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सुधा की कड़वी बातें लगातार उसकी सास कलावती को गुस्सा दिला रही थी। सास ने भी राधिका को सुना ही दिया। देखो राधिका बहू, इस बार का अचार तुम्हें ही बनाना होगा, यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। अचार के आम आए हुए हैं, इन्हें कैसे धोना है, कैसे काटना है, कैसे सुखाना है और कैसे अचार बनाना है, सब तुम खुद देखोगी। सुधा, आम की बोरियां यही रख दो, अब अचार राधिका ही बनाएगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं रख देती हूँ। सुधा मुँह बनाती हुई आम की बोरी वहीं आंगन में छोड़कर अपने कमरे में चली गई। अब अचार बनाने की जिम्मेदारी राधिका की थी। राधिका बहुत घबरा गई, क्योंकि उसके लिए 20 किलो आम का अचार, वो भी अकेले बनाना, बहुत मुश्किल था। राधिका की सास सत्संग में चली गई। राधिका ने बोरी में से आम निकाले, उन्हें अच्छे से धोया, पोंछा और कुछ देर बाद वो आमों को काटने लगी। इसी बीच राधिका की जेठानी भी अपनी सहेली के घर चली गई। बेचारी राधिका घर में बिल्कुल अकेली थी। राधिका ने आम काटने शुरू किए। राधिका कुछ आम काट चुकी थी। अचानक राधिका ने आम काटा तो उस आम में से चमकती हुई रोशनी निकलने लगी और अचानक राधिका के सामने एक बहुत सुंदर परी प्रकट हुई। कितने दिनों बाद खुली हवा में सांस ले रही हूँ। इस आम के अंदर बंद रह रहकर तो मैं थक गई थी। अब मैं अपनी जादुई छड़ी का उपयोग कर सकती हूँ। अब मैं अपने परीलोक वापस चली जाऊंगी। पर तुम तो मुझे नहीं पकड़ोगी ना? तुम तो मुझे जाने दोगी ना? मैं तुम्हें नहीं पकड़ रही, पर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं सुनहरी परी हूँ। एक बार मैं पृथ्वी लोक पर अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। कुछ पृथ्वीवासियों की नजर मुझ पर पड़ गई। वो मुझे पकड़ने लगे। सबसे बचने के लिए मैं इस आम के अंदर छुप गई। तब से मैं इस आम के अंदर ही कैद थी। मेरा जादू खुले आसमान में ही काम करता है, इसी वजह से मैं इस आम से बाहर नहीं आ सकी। तब से मैं इधर उधर भटक रही हूँ। आज तुमने इस आम को काटकर मुझे कैद से आजाद कर दिया। परीलोक में मेरे माता पिता और बाकी सहेलियाँ सब मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। तुम तो मुझे नहीं पकड़ोगी ना? मुझे जाने दोगी ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगी, मैं तुम्हें जाने दूंगी। घबराओ नहीं, तुम्हें मेरे से कोई खतरा नहीं है। राधिका और सुनहरी परी अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी राधिका की जेठानी सुधा आ जाती है। मेरी जेठानी आ गई है, तुम उनके सामने मत आओ। एक काम करो, तुम अचार के इस खाली मर्तबान में छुप जाओ। राधिका के कहने पर परी अचार के मर्तबान में छुप जाती है। क्या बात है राधिका, तुमने तो अभी तक अचार के लिए आम काटे तक नहीं। शाम होने वाली है, माँ जी तो तुम्हें कहकर गई थी कि उनके आने से पहले अचार बना लेना। मुझे नहीं लगता कि तुम अचार बना पाओगी। वैसे मैंने आज तुम्हें अच्छा फंसाया। तुम्हें अचार बनाना नहीं आता और तुम ये अचार बना नहीं पाओगी। मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली और माँ जी तुम्हारी अच्छे से डांट लगाई देंगी, क्योंकि तुम आज आम का अचार बना ही नहीं पाओगी। और अगर बना भी लिया तो तुम्हारे हाथों का आम का अचार तो वैसे भी खराब होना ही है, क्योंकि तुम्हारे हाथों का आम का अचार तो रुकता ही नहीं। चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम अचार कैसे बना रही हो। मैं यहीं बैठ जाती हूँ। सुधा वहीं चारपाई पर बैठ जाती है। जब तक सुधा वहाँ थी, परी मर्तबान से बाहर नहीं आ सकती थी। राधिका अचार बनाना शुरू करती है। सुधा उसे बहुत ध्यान से देख रही थी और उस पर हंस रही थी। राधिका कटे हुए आमों पर नमक डालने लगती है तो पूरी थैली आम की घबराहट में उसके हाथ से छूट जाती है और सारा नमक आमों पर गिर जाता है। सुधा जोर से हंसती है। राधिका और घबरा जाती है। उसने कभी अचार बनाया नहीं था तो उसे मसाले का अंदाज ही नहीं था। राधिका हड़बड़ाहट में ढेर सारे मसाले आमों पर छिड़क देती है। राधिका का अचार पूरी तरह से खराब हो चुका था। सुधा मजाक उड़ाते हुए कमरे में चली जाती है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे।
सुधा के कमरे में जाने के बाद परी मर्तबान से बाहर आती है। अब क्या करूं? सारा अचार खराब हो गया। मुझे तो नमक मसालों का अंदाज ही नहीं हुआ। घबराओ नहीं राधिका, ये अचार खराब नहीं होगा। मैं इसमें और आम मिला दूंगी और मसाले भी ठीक कर दूंगी। मैं अपने जादू से तुम्हारा सारा अचार सही बना दूंगी। मेरी जादुई छड़ी सब कुछ कर सकती है। क्या सुनहरी परी, तुम सचमुच मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हें अचार बनाने का तरीका भी बताऊंगी। जादुई छड़ी, मुझे आम का अचार बनाना है, इसलिए आंगन में अचार के आम प्रकट कर दो। साधना अपनी बूढ़ी माँ जानकी के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। जानकी का पति उसे कई साल पहले छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ चला गया था। तब से जानकी ने अपनी बेटी का पालन पोषण कर उसे बड़ा किया। अब साधना जवान हो चुकी थी और जानकी को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक रोज, बेटी एक बार इन लड़कों की तस्वीर तो देख ले। माँ, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। बेटी, तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? आखिर कब तक तू यूं ही कुंवारी रहेगी? मेरा क्या है, बुढ़ापे का शरीर है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। तब मेरे जाने के बाद तू अकेली हो जाएगी बेटी, इसलिए कहती हूँ शादी कर ले। माँ, अगर तूने फिर कभी ये बात अपनी जुबान पर लाई ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ही समय बीता। काफी लड़के देखने के बाद साधना को एक लड़का समझ आया और उसने उससे शादी के लिए हाँ कर दी। बहन जी, साधना मेरी इकलौती बेटी है और मैंने इसे बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। अब बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि ये जहाँ भी जाए खुश रहे। बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मेरे घर में मेरी बहुएं मेरी बेटियां बनकर रहती हैं। आपको यकीन ना हो तो मेरी बड़ी बहू से पूछ लेना। वैसे मेरा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, अच्छा खासा कमाता है। आपकी बेटी तो राज करेगी हमारे घर में। हाँ, राज। फिर दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब शादी को कुछ ही दिन बचे हुए थे। साधना साधारण खाना बनाना ही जानती थी और शादी से पहले अपनी माँ को अपने हाथों का बना हुआ स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है। चलो, शादी के बहाने ही सही, कम से कम मुझे तेरे हाथों का खाना तो खाने को मिला। क्या माँ, आप भी उड़ा लो मजाक मेरा। मेरी लाडो मुझे छोड़कर चली जाएगी, फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। ये कहते ही जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आज साधना की शादी का दिन था। वो सुबह सुबह सो रही होती है तो जानकी उसे उठाते हुए कहती है, उठ जा लाडो, आज तेरी शादी है। शादी की कितनी रस्में होनी है। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जानकी उसका माथा छूती है तो वो बुखार से तप रहा होता है। हे भगवान, तुझे तो तेज बुखार है। तो रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं माँ, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे लिए चाय नाश्ता बना दो, उसे खाने के बाद मैं घर में रखी बुखार की दवाई खा लूंगी तो उसे खाते ही ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। जानकी साधना को चाय के साथ रोटी खाने को देती है, जिसे खाने के बाद साधना बुखार की दवाई खाती है। कुछ वक्त के लिए तो उसका बुखार उतर जाता है, लेकिन शाम को मंडप में बैठे हुए उसे फिर तेज बुखार आ जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर हुए मेकअप से किसी को पता नहीं चलता। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल आती है, जहाँ उसकी सास हाथों में स्वागत की थाली लेकर उसका गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। उस वक्त साधना का शरीर तेज बुखार से तप रहा था, जिस कारण उसे हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो बिस्तर पर पड़ते ही सो जाती है, लेकिन उसका पति रौनक उसे जगाकर परेशान नहीं करता और उसे आराम से सोने देता है। वो भी अभी इस बात से बेखबर था कि साधना को तेज बुखार है। अगली सुबह जब साधना की आंख खुलती है तब भी उसे तेज बुखार था। तभी बाहर दरवाजा खटखटाते हुए उसकी जेठानी बोली, देवरानी जी, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाइए, आज आपकी पहली रसोई की रस्म है। पहली रसोई की रस्म? लेकिन मेरा बुखार तो अभी भी नहीं उतरा। अब मैं इस रस्म के लिए मना करूंगी तो सबको कितना बुरा लगेगा। ये सोचकर साधना जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। अब तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। तुम पहले मीठे में कुछ बना लेना, फिर सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बना लेना। अरे वाह बहू, तू तो जल्दी उठ गई और नहाकर तैयार भी हो गई। चलो अब जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर दो। अब हम चलते हैं, किसी चीज की जरूरत हो तो हम अपने अपने कमरे में ही हैं, आकर पूछ लेना। ये कहकर वो दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और बेचारी नई बहू तेज बुखार में भी सबके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद, अरे साधना बहू, अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? हम सबके नाश्ते का वक्त हो गया है। जी बस अभी लाई माँ जी।
साधना सबको खाने की टेबल पर खाना परोसती है, लेकिन उसकी जेठानी उसकी मदद के लिए नहीं आती। वो भी आराम से बैठकर खाना खाने लगती है। वाह साधना, खाना तो तू लाजवाब बनाती है। ये ले तेरी पहली रसोई का शगुन। हाँ साधना, खाना तो अच्छा बना है। फिर कुछ देर बाद रौनक अपने ऑफिस चला जाता है और घर के बाकी काम निपटाकर साधना आराम करने चली जाती है। साधना अपने ससुराल में नई नई थी, इसलिए उसे किसी को भी अपने बुखार के बारे में बताने में हिचकिचाहट हो रही थी। घर में किसी को बोलूंगी मुझे बुखार है तो वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि पहले दिन ही काम करके इसे बुखार आ गया। नहीं, ऐसा करती हूँ, कुछ देर आराम कर लेती हूँ, शायद बुखार चला जाए। लेकिन ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, तब भी उसका बुखार नहीं जाता और वो ऐसी हालत में सबके लिए खाना बनाती रहती है। फिर एक रोज शाम को रौनक घर लौटता है तो साधना नींद में बुखार से कराह रही होती है। रौनक उसके माथे पर हाथ रखता है तो वो बुरी तरह तप रहा होता है। अरे ये तो तप रही है, लगता है इसे तेज बुखार है। वो साधना को उठाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगता है कि कमरे से बाहर आते ही उर्मिला उसे टोकते हुए कहती है, रौनक ये क्या, उसे आए हुए अभी कुछ 2 दिन भी नहीं हुए और तू उसे बाहर घुमाने लेकर जा रहा है। नहीं माँ, मैं तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। लो जी, हो गए इनके ड्रामे शुरू। अभी इस महारानी को आए 2 दिन भी नहीं हुए और इसकी नखरेबाजी शुरू हो गई। और डॉक्टर के पास जाकर क्यों बेकार में पैसे खर्च करने, इसको घर में रखी बुखार की गोली खिला दे, ठीक हो जाएगी। और वैसे भी अभी खाना बनाने का समय हो रहा है और साधना ना बड़ा ही अच्छा खाना बनाती है, इसलिए साधना बहू तू पहले सबके लिए खाना बना ले, उसके बाद दवाई खा लियो, तेरा बुखार ठीक हो जाएगा। और हाँ, आज खाने में शाही पनीर, नान और बैंगन का भरता बना लेना। और हाँ, साथ में रायता भी, तुम बूंदी रायता भी बहुत अच्छा बनाती हो। लेकिन माँ उसे बुखार है, देख रही हो ना तुम। कोई बात नहीं जी, मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद दवाई खा लूंगी। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर सबको परोसती है। फिर रात को एक बार फिर बुखार की दवाई खाकर सो जाती है, जिससे कुछ घंटों के लिए तो उसका बुखार उतर गया, लेकिन वो वापस फिर आ गया। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। उसे जब भी बुखार आता वो दवाई खा लेती, लेकिन फिर शाम को उसे बुखार आ जाता। एक रोज ऐसे ही रसोई में खाना बनाते हुए वो बेहोश हो गई। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसके टेस्ट किए तो पता चला कि उसे टाइफाइड हो गया है। कैसे लोग हो तुम, इसे इतने दिनों से बुखार है, इसको टाइफाइड बन गया है और तुम सब हो के उससे काम पर काम लिए जा रहे हो। अगर ये कुछ दिन और ऐसे रहती ना तो कब की भगवान को प्यारी हो जाती। ये बात सुनकर उन सबको अब अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो साधना का अच्छे से इलाज करवाते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ जाती है। अब सब घर वाले मिलकर उसका खूब ख्याल रखते हैं और उसे खूब प्यार देते हैं।